शुक्रिया शिबली फराज साहब, ख़वातीन हज़रात। मुख्तसर वक्त में मैं आपके सामने जो ख़ारजा अमूर में जो हमारा एक शिफ्ट दिखाई दे रहा है आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। हम जब फ़ॉरेन पॉलिसी में अपनी अचीवमेंट्स को देखना चाहेंगे तो हमें ज़ेहनशीं करना होगा कि जो हमारा दायमी हरीफ है उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसके मकासद क्या थे और हमने क्या हासिल करने की कोशिश की है। मुख्तसर वक्त में सिर्फ मैं 4 चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा और ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की एक स्टेटेड पॉलिसी रही है कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की तरफ धकेला जाए, तन्हाई की तरफ, सफारती तन्हाई की तरफ। और हमारी कोशिश रही है कि हम पाकिस्तान की इफ़ेक्टिव रिप्रेजेंटेशन करें, क्योंकि आपने देखा कि पिछले 5 सालों में साबका हुकूमत का बेशतर अरसा ऐसा था कि आपके मुल्क का वज़ीर ख़ारजा ही ना था, तो बहुत से आपके जो नुक्ता नज़र है फोरम्स पर वो पेश नहीं किया जाता था। तो एक dramatic shift can be seen from diplomatic isolation to effective representation। और उसकी 4 मैं चीज़ें आपके सामने पेश करना चाहूँगा। पहला हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हमारे जो दरीना ताल्लुकात हैं, हमारे दोस्त हैं, उन रिश्तों को हम दोबारा रिवाइटलाइज करें और नई अंडरस्टैंडिंग जो हैं हम फौज अलायंस जो कहते हैं ना, अंडरस्टैंडिंग्स को फौज करें। उसमें आपने देखा जहाँ तक डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की उनकी कोशिश थी हिंदुस्तान की, उन्हें नाकामी हुई, पाकिस्तान को कामयाबी हुई। और आज अगर आप साउथ एशिया में देखें कि पाकिस्तान नहीं, जितनी मेंबर स्टेट्स हैं वो हिंदुस्तान के जो एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइंस हैं उस पर उन्हें मोतरिज़ हैं। पाकिस्तान तो कहता ही रहा, लेकिन आज जिस शद्दमद से चीन हिंदुस्तान के एक्सपेंशनिस्ट और डिज़ाइंस को क्वेश्चन कर रहा है, चैलेंज कर रहा है, और स्टैंड ऑफ आपने देखा लद्दाख में, वो आपके सामने है। नेपाल आज जिस तरह जो बिल्कुल उनके पहलू में था, जिस तरह आज उनको क्वेश्चन कर रहा है, उनकी पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन आपके सामने आए हैं, आपके सामने है। बांग्लादेश जो हमेशा उनके कैंप में तस्वर किया जा रहा था, और जब से ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया है, एनआरसी आई है, और जब से उन्होंने कहा कि बंगालियों को दीमक से तशबीह दी है, तो आपने देखा कि एक सर्द मोहरी वहाँ नुमाया दिखाई दे रही है। तो साउथ एशिया जिससे वो हमें आइसोलेट करना चाह रहा था, आज हिंदुस्तान को एक नई नज़र से देख रहे हैं। हमने जो हमारे दरीना ताल्लुकात थे उनको एक नया रुख देने की कोशिश किया। मिसाल के तौर पे चीन, आपका एक दोस्त, आजमाया हुआ दोस्त, आपकी उनके साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रही है, अरसा दराज से रही है। हमने कोशिश की है कि अपने नए हालात को सामने रखते हुए उस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एक नया जो एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट करें, फ्रॉम ए स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप टू एन इकोनॉमिक पार्टनरशिप, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारा एक शेयर्ड ऑब्जेक्टिव है। मेरी राय में दुनिया बदल रही है और पोस्ट कोविड आप देखेंगे कि दुनिया में जो आप फ्लक्स देख रहे हैं आज, वो एक आपको वाज़े पैटर्न इमर्ज करता हुआ दिखाई देगा। उसकी कुछ शुरुआत आपके सामने आ चुकी हैं। तो उसके अंदर हमने देखना है कि पाकिस्तान और चीन के जो दरीना ताल्लुकात हैं उनको मज़ीद मुस्तहकम कैसे करना है और उस शेयर्ड ऑब्जेक्टिव को आगे लेके कैसे चलना है। और उसकी एक जिंदा मिसाल सीपैक 2 है। उसमें वाज़े हमने हदाफ तय किए हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल रिलोकेशन एक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट दूसरी चीज़ है, पॉवर्टी एलिविएशन तीसरी है, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट चौथी है। फिर आप देखिए तुर्की के साथ भी आपके दरीना ताल्लुकात,
बहुत उम्दा ताल्लुकात। लेकिन तुर्की के साथ वजीर आजम जब वहाँ तशरीफ ले गए, असद उमर साहब भी तशरीफ फरमा हैं, तो वहाँ लंच की टेबल पर एक फैसला हुआ कि हमारा एक नया इकोनॉमिक और फाइनेंशियल अरेंजमेंट, एक फ्रेमवर्क उनके साथ तय होना चाहिए जिससे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट किया जाए। वो एक हकीकत बन चुका है। इसके साथ साथ आप देखें, यूरोपियन यूनियन आपका बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। आज उसके साथ आपने एक नया स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट प्लान जो है, एक दूरस्थ, उसको साइन किया है और ये इन 2 सालों में हुआ है। उसके बाद अफ्रीका, एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट, 1.3 अरब की आबादी, बेपनाह मार्केट, हमारी उस पर तवज्जो नहीं थी। हमने इंगेज अफ्रीका इनिशिएटिव लॉन्च किया फॉरेन ऑफिस में, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको इनॉग्रेट किया, सदर साहब भी तशरीफ लाए, और उससे मकसद ये था कि अफ्रीका की मार्केट में हम अपना इकोनॉमिक फुटप्रिंट कैसे बढ़ाएं। ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, उनकी जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स में पाकिस्तान का जो किरदार है वो उसको तस्लीम करते हैं। तो अब हमने देखा कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी से हम किस तरह वो अपना इकोनॉमिक जो प्रिंट है, फुटप्रिंट, वो बढ़ाएं। नए मिशंस खोले जा रहे हैं और कुछ को अपग्रेड किया जा रहा है। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो वहाँ हमारे ऑफिसर्स हैं उनको तैनात किया जा रहा है, कई इलाकों से शिफ्ट करके अफ्रीका की तरफ मोड़ा गया है। उसके बाद जो नई इंटरनेशनल हमने अंडरस्टैंडिंग्स को फोर्ज करने की कोशिश की है, मैं 2 का उस पर जिक्र कर देता हूं। एक, प्राइम मिनिस्टर का इनिशिएटिव ग्लोबल डेट रिलीफ के लिए, उन्होंने पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए एक पैगाम दिया। और फिर आपने देखा कि उसकी शुरुआत हुई है, सेक्रेटरी जनरल ने एक मौक़िफ़ लिया, G20 ने वो उसमें कुछ इक़दाम किए, और मज़ीद हमने एक पार्टनरशिप बिल्ड की है न्यूयॉर्क में कि किस तरह हम उस अंडरस्टैंडिंग को फर्दर डेवलप करें और किस तरह हम उनसे रिलीफ ले सकें फिस्कल स्पेस के लिए, क्योंकि कोविड का जो एक मनफी असर आया है मईशत पर, उससे किस तरह बाहर निकला जा सके। और फिर एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें हम मुस्लिम दुनिया में। इस्लामोफोबिया की एक हवा चल रही है, तो किस तरह हम जितनी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, हमने किस तरह मिलकर इस्लामोफोबिया का मुकाबला करना है। और यूएन की साइडलाइंस पर इमरान खान साहब ने इस चीज़ को उजागर किया। दूसरी चीज़ है हमारा अफगानिस्तान का पीस इनिशिएटिव। दुनिया समझती थी और दुनिया ने बेपनाह वसाइल खर्च किए, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, अफगानिस्तान का मिलिट्री सोल्यूशन से हल निकालने का। इमरान खान मुसलसल कहते आए कि यह रास्ता दुरुस्त नहीं है, अफगानिस्तान का देरपा हल पॉलिटिकल सोल्यूशन है। बिल आखिर दुनिया कायल हुई। अल्हम्दुलिल्लाह आज सारी दुनिया कह रही है कि पॉलिटिकल सेटलमेंट को वो तरजीह दे रहे हैं ओवर मिलिट्री सोल्यूशन, और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने एक्सेप्ट किया है। इसके साथ साथ आज दुनिया एक्सेप्ट कर रही है कि पाकिस्तान ने जो फैसिलिटेटिंग रोल प्ले किया है, जो आज अमेरिका और तालिबान के अंदर जो एक पीस एग्रीमेंट हुआ है, उसका वो एतराफ़ कर रहे हैं। और आज से 3 दिन पहले जब मेरी 4 रोज़ पहले सेक्रेटरी पॉम्पियो से टेलीफोन पे गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने एक्नॉलेज किया और कहा कि पाकिस्तान का जो वाइटल रोल है हम उसे तस्लीम करते हैं। और आज हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह इंट्रा अफगान नेगोशिएशंस विच आर अबाउट टू कमेंस, हम पूरी उम्मीद हैं कि वो उनका आगाज़ होगा और उससे पीस और रिकन्सिलिएशन को जो फ़रोग़ मिलेगा, इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है। आपके जितनी रीजनल कुव्वतें हैं, रूस है, चीन है, ईरान है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, यूरोपियन यूनियन है, रीजन से बाहर, वो आज सारे इस इनिशिएटिव की तायीद कर रहे हैं। आप मत भूलिए कि जब हम हुकूमत में आए थे तो चंद माह पहले अमेरिका की तरफ से एक साउथ एशिया स्ट्रैटेजी का अनाउंस की गई थी, जिसमें पाकिस्तान को कहा गया था कि वी आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ये जो एक नैरेटिव शिफ्ट हुआ इन 2 सालों में, फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम टू पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, टुडे वी बीइंग व्यूड एज पार्टनर्स इन पीस, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है जिसका हमें एक्नॉलेज हमें करना चाहिए। तीसरी चीज,
وہ ہے کشمیر کا ایشو انٹرنیشنلائز ہونا. یہ کشمیر کا مسئلہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا پاکستان ہے, نیا نہیں ہے, لیکن اس کو جس طرح بائی ڈیزائن بیک برنر پہ رکھا گیا اور عمران خان صاحب کی حکومت نے اور ان کی رہنمائی میں اس کو انٹرنیشنلائز کیا گیا, وہ آپ کے سامنے ہے. آج کوئی انٹرنیشنل فورم نہیں ہے, کوئی ایسی اپرچونٹی نہیں ہے جس کو ہم نے استعمال نہ کیا ہو کشمیر کے نقطہ نظر, کشمیریوں کے نقطہ نظر کو اجاگر کرنے کے لیے, پاکستان کے نقطہ نظر کو اجاگر کرنے کے لیے, چاہے ہیومن رائٹس تھے, چاہے وہاں جو ڈیموگرافک چینج ہے, چاہے جناب وہاں جو ہندوتوا کی آئیڈیالوجی ہے, چاہے یہ جو سیز فائر وائلیشنز ہیں, جتنی چیزیں ہیں ہم نے ان کو اجاگر کیا ہے. اور ہندوستان کا جو نیریٹو تھا, جنہوں نے پاکستان اور ان کی سیلف ڈٹرمنیشن کی جو جد و جہد, انہوں نے اس کو تشبیہ دے دیا تھا دہشت گردی سے. آج نیریٹو چینج ہوا ہے اور آج اس کو حق خود ارادیت کا جد و جہد کہا جا رہا ہے. یہ بہت بڑا شفٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ایک سال میں 3 مرتبہ سلامتی کونسل میں کشمیر کا مسئلہ زیر بحث آتا ہے, اور ہندوستان نہ چاہنے کے باوجود ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے. آپ دیکھیں کہ 2 رپورٹس 2018 میں 2019 میں ہیومن رائٹس کمشنر جو ہیں وہ اقوام متحدہ کی, وہ 2 رپورٹس شائع کرتی ہیں اور جس میں ہندوستان کو پوری طرح ایکسپوز کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس عرصہ میں 4 کشمیر کے جو کانٹیکٹ گروپ ہے OIC کا, اس میں 4 نشستیں ہوتی ہیں, اور حالیہ جو ہوا ہے جو کووڈ کے دنوں میں ہوا تھا, ورچوئل کانفرنس ہوئی تھی, اس سٹیٹمنٹ کا جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے پوری OIC کی طرف سے, اگر آپ اس کا مطالعہ کر لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح پاکستان کے نقطہ نظر کو ان نے تسلیم کیا. ڈیبیٹس اٹھا کے دیکھ لیں آپ, یورپین یونین میں اٹھا کے دیکھ لیں, US کانگریس کی انگیجمنٹس دیکھ لیں, 85 کانگریسمین کی انگیجمنٹ دیکھ لیں, ہاؤس آف کامنز میں جو آل پارٹیز پارلیمنٹری گروپ ہے ان کشمیر, اس کی آپ کاوش دیکھ لیں, ہیومن رائٹس کاؤنسل کو دیکھ لیں, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو دیکھ لیں, تو آپ کو اندازہ ہوگا. اور آخر میں آپ عمران خان صاحب کی جو تقریر انہوں نے اقوام متحدہ میں پچھلے سال کی, اس کا موازنہ کیجئے تو پچھلے 5 سال میں نواز شریف صاحب کی تقریر تھی, اس میں کشمیر کا ذکر کتنا تھا اور عمران خان صاحب کا ذکر کتنا تھا. اس سے پچھلے دور میں زرداری صاحب کی تقریر جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کی تھی, اس سے موازنہ کیجئے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ فرق کیا ہے. میں آخری پوائنٹ جو عرض کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے انسٹیٹیوشنل ریفارمز. ہم نے کچھ انسٹیٹیوشنل ریفارمز کیے ہیں دفتر خارجہ میں, مثال کے طور پہ فارن منسٹرز ایڈوائزری کاؤنسل. اس کی مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اکیڈیمیا سے, تھنک ٹینک سے ہمیں فریش انپٹ ملے, اور جو سیزنڈ ڈپلومیٹس ہیں جس کے پاس انسٹیٹیوشنل میموری ہے انہیں بھی انگیج کیا جائے. کرائسس مینجمنٹ 24/7 کرائسس مینجمنٹ یونٹ جو ہے نیا فورن آفس میں بنایا گیا, اور اس کی ہماری جو اوورسیز پاکستانیز کی منسٹری ہے اور ہمارا جو NCOC کا ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ سے 478 فلائٹس کے ذریعے 2,14,000 پاکستانی جو سٹرینڈڈ تھے ان کو واپس لایا گیا. خیال تھا کہ وہاں پتھراؤ ہو جائے گا, شیشے ٹوٹ جائیں گے, ایمبیسیز پہ حملہ ہو جائے گا. الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہوا. اس کے ساتھ ساتھ پبلک ڈپلومیسی کا انیشیٹو ہم نے لانچ کیا ہے. ابھی آنر کیا گیا ہے ان 86 پاکستانیوں کو جنہوں نے 79 ممالک میں کووڈ-19 میں اپنی سوسائٹیز میں کنٹریبیوٹ کیا اور پاکستان کے امیج کو انہانس کیا. اسٹریٹجک کمیونیکیشن ڈویژن ایک نیا فورن آفس میں بنایا گیا ہے تاکہ آپ کے نیریٹو کو پروجیکٹ کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کرتا چلوں کہ فورن سروس اکیڈمی, اسٹیٹ آف دی آرٹ فورن سروس اکیڈمی نہ صرف بنائی گئی ہے, اس کا نیا کریکولم ترتیب دیا گیا ہے, اس کو شفٹ کر دیا گیا ہے انٹو دی اولڈ چائنیز ایمبیسی, وہ ہمیں گفٹ کی گئی. اور یہ اربوں روپے کی جائیداد ہے جو فورن آفس کی جائیداد میں ایسٹ میں اضافہ ہوا ہے. یہاں سے تو اربوں روپے غائب ہوئے, یہاں اربوں روپے کا اضافہ ہوا. اور پھر انسٹیٹیوشن جو ہے ریجنل افیئرس کا, اس کو اوور ہال کیا جا رہا ہے اور اس کو نئے پریمیسز میں منتقل کیا گیا ہے. ای ویزا فیسلٹی اور آخر میں FM ڈائریکٹ, یہ ایک ایپ میں نے بنائی ہے, اور جتنے فورن آفس کے آفیسز ہیں وہ ڈائریکٹ
मेरे साथ उस ऐप के जरिए राब्ता कर सकते हैं, जूनियर सीनियर जिस कॉन्टिनेंट में भी हैं और उनके पास कोई आइडियाज हैं, कोई इनपुट है, तो डायरेक्ट मुझे मिल सकता है ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप को काट के। दीज वर सम ऑफ द इनिशिएटिव्स जो हमने लिए हैं। शुक्रिया।